Now we start the next topic, that is molar conductivity. इससे पहले हमने कंडक्टिविटी टॉपिक पढ़ा था और कंडक्टिविटी टॉपिक से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। तो अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है? तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में एक छोटा सा डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स का। तो पहले हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। मोलर कंडक्टिविटी हम कब कहेंगे और कब उसको कंडक्टिविटी बोलेंगे? कंडक्टिविटी यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ के इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके बीच फ्लो होने वाला जो करंट होगा या जो भी उसका कंडक्टर होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि उसकी जो मोलैरिटी हो वो फिक्स हो, या मतलब उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वेरिएबल हो सकती है, ये कांस्टेंट नहीं है। सिर्फ हमें क्या चीज़ कंसिडर करनी है? जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और दो इलेक्ट्रोडों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वो इसके बीच फ्लो होने वाली जो करंट है, जो आयंस है, वो उसके क्या कहलाएंगे? कंडक्टिविटी कहलाएंगे। वहीं मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी में सेम कंडीशंस हैं, सारी कंडीशन सेम है। दो इलेक्ट्रोड हैं जो किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप है और दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर है और इन इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतनी चीज़ें दोनों में बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी? 1 मोल, ये फिक्स है। अगर कोई दो इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं जिसकी मोलैरिटी जो है या जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल है, तो उस कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। और अगर वो 1 मोल नहीं है तो वो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी। तब हम उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। तो समझ में आया आप लोगों को कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है? तो मोलर कंडक्टिविटी जब दो इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हैं और जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं जिसकी मोलैरिटी जो है या जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल है, तो उस समय उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो ये मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर 1 मोल नहीं है तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी बोलेंगे। कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। So we can say the molar conductivity may be defined as conductance of a solution kept between the electrolyte at unit distance. Unit distance मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हों apart and having the cross section large enough to accommodate sufficient volume, यानी लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए of the solution that contains 1 mole of electrolyte. सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि और सारी कंडीशंस तो हमारी कंडक्टिविटी में भी फॉलो होती हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी में 1 मोल नहीं होगा, 1 मोल को छोड़कर कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में जो कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की वो हमेशा क्या होगी? 1 मोल होगी। ये इसका मेन डिफरेंस है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में।
रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अभी हमने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को समझा था। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूले से वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। ये हमारा फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का, जहाँ पर कापा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी C is equal to concentration and lambda m is equal to molar conductivity। इस फॉर्मूले से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? अगर हम इसकी यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ लैम्डा एम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। तो कापा की यूनिट अभी हमने पीछे देखी थी। कापा की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन मतलब मो यानी ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कापा की यूनिट हो गई, अपॉन इंटू 100 है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, अपॉन सी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू साइमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होगी, साइमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मोलर कंडक्टिविटी को एक एग्जांपल से देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ 0.8 एम, मतलब मोलैरिटी दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.8 एम सोल्यूशन है, इस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी कितनी है इसकी? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ओम सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो गिवन वैल्यूज लिखेंगे सबसे पहले। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.8 एम। रेजिस्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इज यानी रो इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ओम सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। हमें क्या क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन दी हुई है, लेकिन हमारे पास कापा नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? रेजिस्टिविटी। तो पहले रेजिस्टिविटी की हेल्प से हम क्या निकाल फाइंड आउट करेंगे? कापा को फाइंड आउट करेंगे। तो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कितनी है हमारी? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, यानी 1 10 टू पावर 3 अपॉन 5। ये हमारी क्या आ जाएगी? कंडक्टिविटी आ गई है। कंडक्टिविटी इसका यूनिट क्या होगी? साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? कापा इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 यानी 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हमारी क्या आ गई है? कंडक्टिविटी आ गई है। अब कंडक्टिविटी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में, मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा। कापा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन गिवन है हमारी 0.8 एम। मोलैरिटी की कंसंट्रेशन दी हुई है। इसको सॉल्व करने पर जो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी वो कितनी होगी? 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 साइमन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
एक और एग्जांपल हम मोलर कंडक्टिविटी का लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m caustic soda solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to power 3 ohm. Calculate the resistivity, conductivity and molar conductivity. तीनों चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। तो गिवन क्या क्या है? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m, यानी कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है सोल्यूशन की C इज इक्वल टू 0.05 m मोलैरिटी का हमारा सोल्यूशन है। ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, डायामीटर 1 सेंटीमीटर मतलब जो है 2r की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू नहीं 2r की वैल्यू हमको दी हुई है। एंड द लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है हमारी 50 सेंटीमीटर लेंथ का हमारा जो है वो कॉलम है। इस जो रेजिस्टेंस था इस 5.5 इंटू 10 टू पावर 3 ओम, यानी आर वैल्यू दे रखी है हमारी 5.55 इंटू 10 टू पावर 3 ओम। डायमीटर यानी ए इज इक्वल टू हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया हमको निकालना है, तो कॉलम का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। पाई हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी हमारा 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर 2r की वैल्यू दी हुई है और हमें यहाँ r की वैल्यू रखनी है, तो r की वैल्यू 0.5 जो है हम वो r की वैल्यू रखेंगे जस्ट इसकी हाफ। स्क्वायर इज इक्वल टू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये सब चीज़ें हमको पता चल गई, ये वैल्यूज़ क्या है वो गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें देखिए हमें क्या निकालना है। सबसे पहली चीज़ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला था। आर की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और एल की वैल्यू भी हमको पता है, तो वह फाइंड आउट कर लेंगे हम। 5.55 इंटू 10 टू पावर 3, एरिया हमारा कितना निकल के आया 0.785 अपॉन लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करके हमारी जो रेजिस्टिविटी आएगी वो निकल के आएगी हमारी 87.13 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड चीज़ हमें क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कापा, तो कापा हम जानते हैं कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो हमारी जो रेजिस्टिविटी निकल के आई थी वो कितनी आई थी 87.13, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम करें यानी 1 अपॉन 87.13, इसको सॉल्व करके हमारा क्या जाएगा कंडक्टिविटी यानी 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारी क्या दी है, तो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है, एक रेजिस्टिविटी की और दूसरी कंडक्टिविटी की। अब तीसरी वैल्यू हमारी रह गई है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू पापा इंटू 1000 अपॉन सी इन कंसंट्रेशन। तो कापा की वैल्यू है हमारी 0.01148 इंटू 1000 अपॉन 0.05 इसकी कंसंट्रेशन है। इसको सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 229.6 और यूनिट हम साथ में ज़रूर लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो तीनों चीज़ हमारी फाइंड आउट हो गई है। सबसे पहला रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमारी कितनी निकल के आई है 87.13 साइमन सेंटीमीटर। सेकंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकल के आई है हमारी 0.01148 साइमन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और थर्ड चीज़ मोलर कंडक्टिविटी 229.6
7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। The next topic is variation of conductivity and molar conductivity with concentration। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पूछा जाता है बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में, हर बार, कई बार तो हर प्री बोर्ड्स में और फिर फाइनली बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आ ही जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही है। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटी पर और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। यानी अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो या कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है या मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। इससे पहले हमने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को समझा था, जिसमें एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो कंडक्टिविटी में क्या था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए दो इलेक्ट्रोड जो 1 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, यानी हम उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें फ्लो होने वाले करंट को हम कहेंगे कंडक्टिविटी। दूसरी ओर मोलर कंडक्टिविटी में क्या था कि मोलर कंडक्टिविटी में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, यानी 1 मोल है। तो तब हम उसको क्या कह रहे हैं, तब उसकी कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर वो जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल है तो इसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। अब इस कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी के केस में अगर हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंडक्टिविटी को देखें। तो अगर हम कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन को कम करते हैं, कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब है नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ आयंस ये जो हम देख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर। आयंस अगर कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी अगर हम आयंस कम कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कहें तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट है, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल कांस्टेंट है, उसको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे। तो अगर हम इसमें कंसंट्रेशन को कम करते हैं, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब ये वो रहेगा ही वहाँ पर जो हमारा जो आयन है, जो इलेक्ट्रोलाइट का आयन है वो तो 1 मोल ही है और हम और डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन को बढ़ाने से उस 1 मोल को मूव करने के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस मिल रहा है और वो मूव करेगा, बहुत अच्छे से मूव इधर उधर कर सकता है और इसका मतलब कंडक्टेंस उसमें अच्छे से हो जाएगा। तो रश नहीं होगा, कंडक्टेंस अच्छे से होगा तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो डाइल्यूशन पर यानी कंसंट्रेशन को कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो कंडक्टिविटी मोलर डाइल्यूशन पर या कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम कम हो रहे हैं, जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वो बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर उस फ्री आयन को मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस जो है वो मिल रहा है। So we can say the conductivity, what is the variation of conductivity and molar conductivity with concentration. The conductivity decreases with the decrease in concentration because the number of ions per volume that carry the current in the solution decreases on the dilution. तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ आयंस हैं जो करंट को कैरी कर रहे हैं सॉल्यूशन में, वो क्या हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूशन जब हम उसका डाइल्यूशन करते हैं तो क्योंकि डाइल्यूशन करने पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी सॉल्वेंट के आयंस कम हो जाएंगे और सॉल्वेंट के आयंस अगर कम हुए, क्योंकि सॉल्वेंट के आयंस ही तो है, सॉल्यूट के आयंस कम हो जाएंगे और सॉल्यूट के आयंस ही हैं जो क्या करेंगे, उस करंट को कैरी करने में हेल्प करते हैं। तो अगर सॉल्यूट के आयंस कम हो रहे हैं यानी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड चीज इज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन।
वो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, क्योंकि टोटल वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में जो उसका कंसंट्रेशन थी कितनी थी, 1 मोल थी। मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 मोल होती है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। हम डाइल्यूशन को कितना भी बढ़ाते जाएं, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो हम कंडक्टिविटी यहाँ पर किसकी देख रहे हैं, उस 1 मोल की देख रहे हैं, यानी वो 1 मोल कितने अच्छे से कंडक्ट हो रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर उसको फ्री स्पेस मिलेगा वो बहुत अच्छे से कंडक्टिविटी शो करेगा अपनी। तो इसीलिए अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो वहाँ पर वो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मोलर कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा, अगर हम डाइल्यूशन को चेंज करते हैं। तो डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंडक्टिविटी। ये हम रिलेशन इसमें एक निकाल सकते हैं, यानी कंडक्टिविटी यानी कापा is directly proportional to dilution. Sorry, concentration, dilution नहीं, concentration. ठीक है, और kappa is inversely proportional to the concentration. Now graphical representation of the variation of molar conductivity versus concentration, यानी concentration के साथ साथ हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किस तरीके से चेंज होती है, इसको हमें ग्राफिकली उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें वाई एक्सिस पर हम मोलर कंडक्टिविटी लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, अंडर रूट सी, यानी कंसंट्रेशन का अंडर रूट हम लेंगे। ठीक है, अब हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो दो टाइप के हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो एक स्केल हम यहाँ पर एक मेंशन कर लेते हैं, इस पॉइंट पर ये क्या है, 0 है, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, लाइक 0.2 एम, 0.4 एम एंड 0.6 एम। धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन जो है वो राइट हैंड साइड में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो हमने कंसंट्रेशन ली है उसका यूनिट है, उसकी यूनिट हम क्या दे रहे हैं, मोल पर लीटर, और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट अभी हमने देखी थी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट हम ले रहे हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको फाइंड करेंगे, 200 मोलर कंडक्टिविटी, इधर 400 मोलर कंडक्टिविटी, और ऊपर जाने पर 600 मोलर कंडक्टिविटी, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। अब इस ग्राफ में हमें दिखाना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, और जो डाउनवर्ड जा रही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है उसकी बढ़ती रहेगी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, वो कम होती रहेगी। ठीक है, या ये कहें कि अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे KCl, फॉर एग्जांपल KCl का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, और ये जो है ये इसकी जो डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बढ़ करके लास्ट यानी 0 कंसंट्रेशन पर भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को शो करेगा, यानी पूरा ये जो ग्राफ है हमारा पूरा इस मोलर कंडक्टिविटी की लाइन को क्या कर सकता है, टच कर सकता है, यहाँ तक वो टच कर रहा है। क्यों करता है, क्योंकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएटेड हो जाते हैं, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। जबकि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होगा वो एक वाई एक्सिस के भी पैरेलल होगा और एक्स एक्सिस के भी पैरेलल चलता रहेगा, वो कभी भी ना एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को कभी भी उनको बाइसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, कुछ ना कुछ आयंस जो हैं उसके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जो है वो अनआयनाइज्ड रह जाते हैं, अनडिसोशिएटेड रह जाते हैं, तो उसका 0 कंसंट्रेशन पर तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाता है।
कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन उसकी ज़रूर बच जाती है, तो इसीलिए वो इस ग्राफ को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो ये इस टाइप का जो कर्व अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसके लिए होगा, वो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान, वो हमको क्या देगा, वो हमको सिर्फ ये ग्राफ प्लॉट करके दे देगा और वो पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है और कौन सा ग्राफ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। तो जो स्ट्रेट लाइन है और जो डाउनवर्ड जा रही है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और ये लाइन जो है वो मोलर कंडक्टिविटी को क्रॉस करती है जीरो कंसंट्रेशन पर। जबकि जो कर्व है, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के पैरेलल जा रही है, और वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट को। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, जो बता रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ या कंसंट्रेशन घटने के साथ मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ तो हम मोलर कंडक्टिविटी की बारे में बात कर रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसी वो कंडक्टिविटी, यानी ये जो लाइन है हमारी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ज़ीरो कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वही क्या कहलाती है, हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ये यानी ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है और जो ज़ीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को क्रॉस कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है हमको, मोलर कंडक्टिविटी नॉट, यानी ये बता रहा है हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, जब हमारी कंसंट्रेशन जो है वो ज़ीरो पर अप्रोच हो जाती है, यानी ज़ीरो के बराबर हो जाती है, तो उस समय उस मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इस ग्राफ की हेल्प से हमने ये तो देख लिया कि हम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वो कभी भी जो है हमारा ज़ीरो पर क्रॉस नहीं करता। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस ग्राफ से नहीं निकाली जा सकती। ये जो ग्राफ है वो सिर्फ हमको क्या बताएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो क्या है, ज़ीरो कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वही उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। So the limiting molar conductivity is the value of molar conductivity when the concentration approaches to zero is known as limiting molar conductivity। तो जब कंसंट्रेशन हमारी जीरो हो जाती है तो उस समय हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है उस कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, और इसको लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉट नहीं, यानी ये ज़ीरो है, यानी ये बता रहा है हमको ज़ीरो कंसंट्रेशन पर जो है इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट की गई है। Now, the next topic is relation between lambda m and lambda m नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए हमें तीन साइंटिस्ट ने वर्क किया था। पहले हमारे साइंटिस्ट थे डिबाई, सेकंड हकल एंड थर्ड वन इज ऑनसैगर। जो डिबाई, हकल एंड ऑनसैगर ने तीनों ने मिलकर के एक रिलेशन दिया था कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी रूट सी। ठीक है, जहाँ पर लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी कंसंट्रेशन हो गई और बी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन है लैम्डा एम एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी रूट सी, वेयर एम नॉट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी lambda m is equal to molar conductivity
C is equal to concentration of solution and B is equal to constant which depends on the nature of solvent and temperature. तो ये रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटर मोलर कंडक्टिविटी के बीच. लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट जीरो इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, C is equal to concentration of solution and B is a constant which depends on the nature of the solvent and temperature. यानी ये हर solvent के लिए वैरी करेगा, हर solvent के लिए अपना एक अलग वैल्यू होगी इसकी, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, और टेम्परेचर चेंज होने के साथ में वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी.